हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैप कंपटीशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो मित्रों, अगर आप रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे परीक्षा की तैयारी में आपको साइंस का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। साइंस का बहुत बड़ा महत्व होता है क्योंकि इसमें लगभग कुल मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन रेलवे के हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन अगर टेक्नीशियन की बात करें तो आपका 40 क्वेश्चन देखने को मिलता है और यहाँ पे ग्रुप डी की बात करें तो 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये आपका स्कोर मतलब गेनिंग सब्जेक्ट है, तो आपको इस साइंस में अच्छा मार्क करना होता है। तो आइए चलिए चलते हैं। साइंस में अच्छे मार्क लाने के लिए हम रोज कम से कम 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस के रूप में कराते हैं। इसमें आपका रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों हो जाता है, प्लस प्रैक्टिस दोनों भी हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं और आपको भूलता रहता है, तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वेरी वेरी क्वेश्चन की सीरीज में पहला क्वेश्चन लिया गया है कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो आपका वृक्क यानी कि किडनी। किडनी मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। यह नेफ्रॉन की मदद से रक्त को शुद्ध करता है। नेफ्रॉन नामक एक अंग पाया जाता है शरीर में, जिसकी मदद से किडनी शरीर में रक्त को शुद्ध करता है। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रक्त लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण आपका रक्त क्या होता है? लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। आइए दूसरे नंबर का प्रश्न चलते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न पूछा कि ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से रक्षा करती है? ओजोन परत की बात करें तो ओजोन किरण आपका जिसका फार्मूला हो जाता है O3 हो जाता है। क्या हो जाता है? O3। ये हमें किससे? अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। किससे? अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। अगर ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरण को न रोकती तो क्या होता? तो हमारे शरीर में कैंसर नाम की बीमारी, स्किन बीमारी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब हमारे स्किन को क्षरण करते हैं। यह यूवी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण त्वचा कैंसर का कारण बन सकती है। अगर ओजोन परत न पाई जाती तो अल्ट्रावायलेट किरण सीधे धरती पर आती तो हमारे स्किन में जो है, स्किन में त्वचा कैंसर की होने की संभावना प्रबल होती है। अगला प्रश्न पूछा है तीसरे नंबर का कि मानव शरीर में हड्डियों का मुख्य घटक कौन सा होता है? यानी कि हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया? कैल्शियम फास्फेट हड्डियों में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट हमारी हड्डी को मजबूत बनाता है। क्या बनाता है? हड्डी को मजबूत बनाता है। आइए चौथे नंबर का प्रश्न में क्या लिया गया कि चौथे नंबर का प्रश्न, न्यूनतम तापमान को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम तापमान को हम परम शून्य तापमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान भी कहते हैं। परम शून्य तापमान भी कहते हैं या शून्य केल्विन भी कहते हैं। तो इसका दो नाम है, आप ध्यान रखिएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न है कि मानव हृदय की धड़कन की सामान्य दर कितनी होती है? मानव हृदय की धड़कन की सामान्य दर कितनी होती है अगर पूछे आपसे तो 72 बार। स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। व्यायाम करने पर यह बढ़ जाता है। और एक बात है, बचपन में ये 80 से 90 बार धड़कता है। कितनी बार? 80 से 90 बार धड़कता है। बचपन में 80 से 90 बार धड़कता है। अगर वयस्क मानव की बात करें तो 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। अगर व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं या कोई अन्य प्रक्रिया करते हैं जिससे शरीर में एनर्जी बूस्ट होती है तो आपका ये 72 बार से ज़्यादा हो जाता है, 70-80 बार हो सकता है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में गैस वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन आपका पाया जाता है। नाइट्रोजन के बाद आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन आपका 78% भाग होता है, लेकिन ऑक्सीजन का 21.6 लगभग 21.6% ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा यानी कि सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? पहला नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि 78% पाया जाता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है कितना? 21.6%, 21.6% पाया जाता है। सातवें नंबर का प्रश्न है कि डीएनए में पाए जाने वाले 4 बेस कौन से हैं? डीएनए में 4 प्रकार का बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ये चारों बेस इंपॉर्टेंट है। सीधे पूछेगा प्रश्न कि डीएनए में कौन से बेस पाए जाते हैं, उसमें से एक दे देगा, एडेनिन या थायमिन, साइटोसिन या ग्वानिन, कोई भी एक दे देगा, जिसमें से आपको चूज करना होगा। एटी और जीसी के जोड़ बनाते हैं। ये सब क्या करते हैं? एटी और जीसी के जोड़ बनाते हैं।
अगला प्रश्न है कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। यहाँ पर गलत दिया गया है, गैलीलियो ने किया था। कौन दिया? गैलीलियो ने किया था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। एक्स्ट्रा पॉइंट में दिया गया, रॉबर्ट हुक ने कोशिका देखी थी। इसी माइक्रोस्कोप की सहायता से रॉबर्ट हुक ने 1932 में, कब? 1932 में कोशिका देखी थी। रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज की थी? तो मृत कोशिका की खोज की थी। इसी भी ध्यान रखिएगा। पानी में कौन सा खनिज घुलकर जल को कठोर बनाता है? 90 नंबर का प्रश्न है कि पानी होता है H2O, इसका सूत्र होता है H2, यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन होता है। इसे ध्यान रखिएगा। पानी में कौन सा खनिज घुलकर जल को कठोर बनाता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। कठोर जल नॉर्मल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। नॉर्मल साबुन के साथ झाग नहीं देता है, यानी कि गाज नहीं बनाता है। कौन सा कठोर जल? किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण ये झाग नहीं बनाता। इसे सख्त जल भी कहते हैं और भारी जल भी इसे ही कहते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? तो कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। हर्ट्ज में मापी जाती है। 1 गीगा हर्ट्ज बराबर 10⁻9 हर्ट्ज होता है। 1 गीगा हर्ट्ज बराबर 10⁻9 हर्ट्ज होता है। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि 1 जीबी में कितनी एमबी होती है? मेगा बाइट होता है। तो 1 जीबी में होता है आपका 1024 एमबी। 1024 एमबी। 1 एमबी में कितना केबी होता है अगर आपसे पूछे तो? 1 एमबी में 1024 केबी होता है। कितना? 1024 केबी होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। फेफड़ों में गैस विनिमय की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फेफड़ों में गैस विनिमय की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो श्वसन कहलाती है। श्वसन के माध्यम से हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न पूछा कि लाल रक्त कणिकाएं कितने समय तक जीवित होती हैं? लाल रक्त कणिका की बात करें तो यानी कि आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का लाल होना क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। उभयावतल इसकी आकृति हो जाती है। उभयावतल इसकी आकृति, आरबीसी का आकृति अगर आप पूछे तो उभयावतल हो जाता है और लगभग 120 110 से 120 दिन तक जीवित होती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। 120 दिन के बाद यह नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद नष्ट कहाँ होती है? प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन जिसे बोलते हैं। स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली, सबको एक ही नाम है, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें जाकर ये नष्ट होते हैं, तो इसलिए प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। कौन? जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। जे टॉमसन ने की थी। टॉमसन ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों में से कंफ्यूजन बहुत होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। कौन? रदरफोर्ड ने की थी। आइए 14वें नंबर का प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 क्या होता है? यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। किसका निर्माण करता है? ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि शरीर की पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी ऊर्जा रिस्टोर होती है। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी ऊर्जा क्या होती है? रिस्टोर होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? बताइएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? ग्लूटस मैक्सिमस होती है। कौन? ग्लूटस मैक्सिमस सबसे बड़ी पेशी होती है मानव शरीर में। यह नितंब में होती है। कहाँ पे? नितंब में पाई जाती है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया बता दें आपको, आरबीसी में आपका कौन सा तत्व पाया जाता है? या फिर एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आपका लोहा आयरन हो जाता है, यानी कि इसका
प्रत्येक चीन Fe हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। किसकी कमी? हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया होता है। देखिएगा प्रश्न यहाँ से कैसे बनते हैं, 3-4 प्रश्न बनने वाले हैं। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो शरीर में यानी कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो लौह तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन में हीमोग्लोबिन या लौह तत्व या आयरन या फिर Fe कोई भी दे दिए तो वही ऑप्शन सही होगा। वही ऑप्शन सही होगा। 17वें नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है। क्या हो जाता है? मेमोरी हो जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी, इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम एक्सेस मेमोरी तो एक अस्थायी मेमोरी होती है। 18वें नंबर का प्रश्न है कि वनस्पति में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? यहाँ पर जल परिवहन की बात करें, भोजन परिवहन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो भोजन परिवहन में आपका फ्लोएम हो जाता है। कौन हो जाता है भाई? फ्लोएम हो जाता है। फ्लोएम पूरे पौधों में यानी कि वनस्पतियों में भोजन को पहुंचाने का काम करता है, लेकिन जल को पहुंचाने का ट्रांसपोर्टर कौन होता है? जल का जाइलम हो जाता है। पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम करता है, यानी पोषक तत्व यानी कि भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम जल को पहुंचाता है, फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है। 19वें नंबर का प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई आपका ओम हो जाता है, जिसे हम इस तरह से कुछ प्रदर्शित करते हैं। ओम हो जाता है जिसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी खोज जॉर्ज ओम ने किया था। जिसके खोज या नामकरण या प्रतीक चिन्ह किसने दिया था? ओम ने दिया था। यह विद्युत प्रतिरोध का इकाई हो जाता है। अगर वोल्ट की बात करें तो वोल्ट किसका मात्रक हो जाता है? बताइएगा, वोल्ट किसका मात्रक हो जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्यारा से कमेंट जरूर करिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? तो स्टेपेडियस सबसे छोटी पेशी होती है, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर हड्डी होती है। कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। कहाँ पे? जांघ में पाई जाती है। मित्रों, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास कैसी लग रही है इससे मुझे पता चलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, तो आप भी क्लास को जरूर लाइक करिएगा। चलिए 21वें नंबर का प्रश्न है कि अंधकार में पौधे किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? अंधकार में पौधे CO2 गैस का उत्सर्जन करते हैं। किसका? CO2 गैस का उत्सर्जन करते हैं। प्रकाश में ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि पौधे दिन में ऑक्सीजन को देते हैं, लेकिन रात को कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में कौन सा लैंग्वेज प्रयोग होता है? बताइएगा। यानी कि कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी में कौन सा लैंग्वेज प्रयोग हुआ था? होता नहीं, हुआ था, क्योंकि अभी कंप्यूटर कौन चलाएगा, कौन बनाएगा? अभी कोई चलाने वाला नहीं है, इसका यूजर नहीं है। तो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग होता है, जो कि बाइनरी कोड पर आधारित होता था। जो कि बाइनरी कोड कहता है 0 और 1 होता है। क्या होता है? 0 और 1 पर आधारित है कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी। कुल कंप्यूटर का ये लगभग 5वां पीढ़ी चल रहा है। 5वां पीढ़ी चल रहा है, इसमें एआई को मॉडरेट किया जा रहा है। एआई को इन्वॉल्व किया जा रहा है। 23वें नंबर का प्रश्न, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाता है? पास्कल हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? पास्कल दाब का एसआई मात्रक हो जाता है। यह बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी कि दाब किस पर निर्भर करता है? बल और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। विद्युत बल का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन से विद्युत फिलामेंट या उच्च गलनांक का धातु है। कौन सा? टंगस्टन एक उच्च गलनांक का धातु है और निम्न प्रतिरोध होता है। किसमें क्या होता है? निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक का धातु है, जिसे टंगस्टन, जिसका प्रयोग हम बल्ब के फिलामेंट में प्रयोग करते हैं। आइए 25वें नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? सबसे कठोर ऊतक की बात करें तो आपका दांत का इनामेल हो जाता है। कौन सा? दांत का एनामेल हो जाता है। इनामेल हो जाता है, जो कि दांत में पाया जाता है। सबसे कठोर ऊतक होता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है। थायराइड ग्रंथि में सूजन होती है। ये बीमारी कहाँ पर होती है? गले में होती है। कहाँ भाई? गले में ही थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। गले में ही थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। दो जोड़ी ग्रंथि होती है। कितनी जोड़ी? 2 जोड़ी ग्रंथि होती है। 27वें नंबर का प्रश्न, तारों का रंग उनके किस पर निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर निर्भर करता है। तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश विवर्तन के कारण होता है। विवर्तन, प्रकाश विवर्तन के कारण, प्रकाश विवर्तन के कारण
क्या होता है, तारों का टिमटिमाना होता है। यह तापमान पर निर्भर करता है। गर्म तारे नीले और ठंडे तारे लाल दिखाई देते हैं। गर्म तारे नीले दिखाई देते हैं और ठंडे तारे लाल दिखाई देते हैं। 28वें नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं वयस्क अवस्था में? वयस्क अवस्था में पूछा है भाई, बताइएगा मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं वयस्क अवस्था में पूछा है। अगर दूध के दांत की बात करें तो कुल 20 दांत होते हैं। दूध के दांत की बात करें तो 20 दांत होते हैं। कुल 32 दांत हो जाते हैं वयस्क अवस्था में। लेकिन अगर बुद्धि दांत अगर कम निकलता है तो 2 जोड़ी होता है, यानी कि 4 दांत होता है। कब ये 21 वर्ष की उम्र में आता है। अक्ल की दांत कब आता है? 21 वर्ष की उम्र में आते हैं। अगर दूध की दांत पूछे तो 20 होते हैं वयस्क अवस्था में। कुल दांतों की संख्या पूछे तो 32। अगर बुद्धि वाले दांत यानी कि अक्ल दांत पूछे तो वो 4 हो जाते हैं, यानी कि 2 जोड़ी कब निकलते हैं? 21 वर्ष की उम्र के बाद निकलते हैं। 59वें नंबर का प्रश्न है कि कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने का उपकरण कौन सा है? तो हार्ड डिस्क हो जाता है। हार्ड डिस्क हो जाता है। हार्ड डिस्क ये आपका कैश मेमोरी है। कौन सी मेमोरी, किस प्रकार की मेमोरी अगर पूछे तो कैश मेमोरी है, जो कि एसएसडी से तेज गति वाली विकल्प है। 30वें नंबर का क्वेश्चन है कि सर्फ सर्फ में दंग सर्फ में डंक में कौन सा विष पाया जाता है? यानी कि सांप जब काटो तो कौन सा विष छोड़ता है? न्यूरोटॉक्सिन या हेमोटॉक्सिन छोड़ता है। यह सांप की प्रजाति पर निर्भर करता है। सांप किस प्रजाति का है? और न्यूरोटॉक्सिन और हेमोटॉक्सिन ये दो क्या है, टॉक्सिन से आप समझ ही पा रहे होंगे ये क्या है। तो एक जहर है। क्या है? एक जहर है। न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर को सांप ने अपने डंक से छोड़ता है। अगर चींटी के डंक की बात करें तो कौन सा निकलता है? चींटी। चींटी अगर डंक मारे तो, या तितैया, चींटी, तितैया अगर डंक मारे तो कौन सा अम्ल निकलता है? तो फार्मिक अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल निकलता है? फार्मिक अम्ल निकलता है। फार्मिक अम्ल निकलता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा भाई। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए, वो तो नहीं भूलना है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि रेगुलर आपकी क्लास होगी यहाँ पे। और वादा है कि 30 में से 30 नंबर तो नहीं हम ला पाएंगे, लेकिन 22 से 25 नंबर आपका कहीं नहीं गया। क्लास से आने हर रोज़ से 1 नंबर फिक्स होगा। कम से कम 1 नंबर हर क्लास से आने वाला है। तो यह क्लास आपको ग्रुप डी के लिए लेना है। किसके लिए? ग्रुप डी के लिए लेना है, टेक्नीशियन के लिए लेना है, और एनटीपीसी जो अभी होने वाला है इसके लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं शाम वाले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।